Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of December 2022. Today is 10th of December, that means this is the Human Rights Day. You can remember that as well. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ द प्रीलिम्स क्वेश्चन विच विल बी गुड फॉर योर ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान. इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है. ऑप्शंस आर फर्स्ट इज तजिकिस्तान, सेकंड तुर्कमेनिस्तान, थर्ड इज उज्बेकिस्तान या डी कजाकिस्तान. So let me tell you the answer now, but you should answer it and then tell me in the comment section whether you were right or wrong. So the answer for this is D, Kazakhstan. Afghanistan generally shares its border with Pakistan, India, and Central Asian countries like Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan. ठीक है, तो इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है. एंड इसके अलावा ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है. दैट इज़ अगेन आई थिंक विच यू कैन रिमेंबर, ईरान के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया के साथ करता है, ये ज़रूर याद रखिएगा बिकॉज दिस इज़ आर ऑफिशियल स्टेटस. दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. सार्क के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज इन साउथ एशिया. दूसरा स्टेटमेंट है इट्स सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली. तीसरा स्टेटमेंट है नो सार्क समिट हैज़ टेकन प्लेस सिंस 2014. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो देखो, पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, 8 कंट्रीज़ हैं इसमें और ये साउथ एशिया के कंट्रीज़ इसका पार्ट है. जस्ट रिमेंबर वन एक्स्ट्रा पॉइंट दैट म्यांमार इज़ नॉट पार्ट ऑफ सार्क. म्यांमार सार्क का हिस्सा नहीं है ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर गलतियाँ हो सकती हैं. दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें था इट्स सेक्रेटेरिएट इज़ बेस्ड अपॉन न्यू दिल्ली, ये गलत स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बिकॉज द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क आई थिंक इट इज़ इन काठमांडू है ना. द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज़ नॉट इन न्यू दिल्ली, इट इज़ इन आई थिंक इट इज़ काठमांडू बेस्ड. जस्ट गिव मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि नो सार्क समिट हैज़ हैपेंड सिंस 2014, ये सही है. फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है G20 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द G20 समिट इज़ हेल्ड एनुअली अंडर अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, बिल्कुल सही बात है. सेकंड है द G20 प्रेसिडेंसी डज नॉट कम विद एनी फॉर्मल पावर्स, ये भी बिल्कुल सही है. एंड तीसरा है अ सेक्रेटेरिएट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, ये गलत है क्योंकि इसका कोई सेक्रेटेरिएट है ही नहीं परमानेंट. ठीक है ना, तो दैट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट. 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ लेट्स मूव हेड विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस. पहली न्यूज़ है कोलिजियम ने ये डिसीजन लिया है, एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डिसीजन लिया कि कोलिजियम के जितने भी डिसीजन हैं दे नीड टू बी इन पब्लिक डोमेन. ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फ्राइडे को कहा है कि जो भी फाइनल ऑर्डर्स रहेंगे, डिसीजंस रहेंगे टॉप कोर्ट के या कोलिजियम के, दे नीड टू बी पब्लिश्ड इन द पब्लिक डोमेन, उनको पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया जाएगा. कोलिजियम आप लोग को मैंने कई बार बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. कोलिजियम का जो फॉर्मेशन है वो 3 केसेस के थ्रू हुआ. द फर्स्ट जजेस केस ऑफ 1981, जब 1981 में केस हुआ तब कोलिजियम की कोई बात नहीं चली, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास यूनानिमस पावर्स थे उस समय. उस समय एग्जीक्यूटिव के पास पावर हुआ करती थी, यानी प्रेसिडेंट का से रहता था, वो फाइनल रहता था इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. फिर सेकंड जजेस केस आता है 1993 का, द 1993 सेकंड जजेस केस. एंड इस केस में फिर कोलिजियम बनाया गया 1+2, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस रखे गए जो कि डिसाइड करेंगे. एंड उस समय कंसल्टेशन जो वर्ड यूज़ होता है उसको ये कहा गया कि ये कंसल्टेशन कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा. फिर तीसरा केस है थर्ड जजेस केस का, जो 1998 का केस है. इसमें कोलिजियम को एक्सपैंड किया गया और 1+4 यानी कि 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस, यहाँ पे लिखा भी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस नेक्स्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं ये रिकमेंड करते हैं नेम्स टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. रेन लैशेस तमिलनाडु कोस्ट एज मांडूज मेक लैंडफॉल. तो आपको याद रखेगा मांडूज या मैंडस, जो भी आप बोलना चाहें, मांडूज या मैंडस जो भी आप बोलना चाहें, एक साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है विच हैज स्टार्टेड इस लैंडफॉल इन द ममल्लापुरम. लैंडफॉल का मतलब क्या होता है कि जब साइक्लोन लैंड पे आता है तो बारिश के साथ आता है, तो दैट इज़ एक्चुअली द लैंडफॉल. ठीक है ना. So it is bringing intense rains to the coastal areas of Tamil Nadu. Now let me tell you about the geographical region for that. Let me tell you that
सो कंसिडर दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया नाउ। ये इंडिया का मैप आपको दिखा रहा हूँ मैं। होता क्या है कि जब गर्मी का मौसम आता है, यानी कि जब जून जुलाई का मौसम आता है, व्हेन देयर इज़ जून एंड जुलाई, दिस पार्ट जो नदर्न इंडिया का पार्ट है, दिस योर कहना चाहिए दिस प्लेन्स वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, ठीक है ना। तो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन द लो प्रेशर एरिया इज ऑन लैंड, इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग द विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मानसून हमारा आता है इधर से, और इधर से एक दूसरी ब्रांच आती है जिसको हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं। एक्चुअली इंडिया की जोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे जब वो साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, तो इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। एक तो इधर से आता है, और एक इंडिया की ये ट्रायंगुलर शेप के कारण दूसरी ब्रांच इधर से आती है। द सेकंड ब्रांच कम्स फ्रॉम दिस एंड, ठीक है ना। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, वो एक अरेबियन सी ब्रांच है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया रहता है गर्मी के टाइम पे, जब जून जुलाई का मौसम आता है उस समय यहाँ पे रहता है। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, ये जो लो प्रेशर एरिया है वो साउथ की तरह नीचे जाता है, और नीचे जब वो जाता है ना, तो वो साउथ जो अक्टूबर नवंबर तक का महीना है, नवंबर दिसंबर वाला महीना है, जैसे ये जो चल रहा है, इन महीनों में ये जो लो प्रेशर एरिया है वो यहाँ कहीं आ जाता है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल रीजन। यहाँ कहीं वो लो प्रेशर एरिया रहता है, मतलब और ज़्यादा। अब यहाँ पे आप देखो, ये ट्रॉपिकल मतलब आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, ये ट्रॉपिकल, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन गया। अब लो प्रेशर एरिया के अराउंड आप सबको पता है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें एक एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट होती है, ये सॉरी साइक्लोनिक मूवमेंट होती है जो कि एंटी क्लॉक वाइज होती है। साइक्लोनिक मूवमेंट जो कि एंटी क्लॉक वाइज रहती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैंने क्लॉक वाइज बना दिया था, लगे हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लोन्स नदर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स, ठीक है ना। और ये हमेशा लो प्रेशर एरिया के अराउंड बनते हैं। ये दे विल ऑलवेज बी अराउंड द लो प्रेशर एरिया, ठीक है ना। दैट विल ऑलवेज बी अराउंड लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ ड्रॉ करना चाहिए था हमें, क्योंकि लो प्रेशर एरिया में तो हवा आएगी हाई प्रेशर एरिया से, ठीक है ना। तो दिस विल बी द बेसिकली द डायग्राम से इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल रीजन में होता है। एयर यहाँ पे लो प्रेशर एरिया के अराउंड स्पाइरल करती है, एंड कौन से डायरेक्शन में स्पाइरल करती है, एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर है। इट रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ द नदर्न हेमिस्फीयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और नदर्न हेमिस्फीयर में अगर एंटी साइक्लोन होता तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसका वाइस वर्सा आपके सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये यहाँ पे जो कि लो प्रेशर एरिया आ जाता है, इसीलिए बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में डेवलप करने लगते हैं, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ नवंबर दिसंबर एंड ऑल। तो मैंडस या मांडूज उसी में से एक है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अब एनडीआरएफ के बारे में लिखा था, तो मैं आपको बता दूँ, एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तक पहुंचने के लिए पहले बहुत चीज़ें हुई। 2-3 चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। एक्चुअली 1994 में पहले योकोहामा स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। योकोहामा स्ट्रैटेजी प्लान, ये जापान में है योकोहामा। तो योकोहामा स्ट्रैटेजी या योकोहामा प्लान जो था वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लड़ने के लिए 1994 में बनाई गई थी। इसके बाद फिर ह्योगो फ्रेमवर्क आया 2005 में। 2005 में आया क्या आया, ह्योगो भी आपका जापान में ही है। ह्योगो आपका एक्शन प्लान आया, फ्रेमवर्क आया 2005 में। एंड 2015 में हम सबको पता है आपका SDG आए, और इसके अलावा एक मतलब डिज़ास्टर की भी नई स्ट्रैटेजी लेकर के आए। डिज़ास्टर की भी एक नई स्ट्रैटेजी आई थी 2014 में, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस। इसमें 7 पिलर थे डिज़ास्टर के स्ट्रैटेजी में, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो थी। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। फिर अब इंडिया में बहुत सारे डिज़ास्टर्स भी हो रहे थे उस समय। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया, गुजरात में अर्थक्वेक आया 2001 में, इंडियन ओशन सुनामी 2004 में। इन इश्यूज़ के कारण क्या किया गया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टैट्यूटरी मेथड से हम कुछ डिज़ास्टर से लड़ने का प्लान बनाएं। तो 2005 में फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेकर के आए, और उसके अंतर्गत NDM यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप के अंदर रहती है, वो बनाई गई। इसके साथ साथ आपको पता है होना चाहिए कि NDMA के साथ साथ एक स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, जिसके में CM हेड रहता है, और एक डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होती है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रहता है वो हेड रहता है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसके साथ ही साथ एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाया गया कि एक फोर्स बनाई जाएगी जिसको हम नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स बोलेंगे, फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड रिस्पांस इन केस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर्स, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली 2006 में NDRF को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तब 8 बटालियन थी, अभी प्रेजेंटली इसमें 12 बटालियंस इंक्लूड हो गई हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। ये आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा 2 फंड भी हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, ये 2 फंड भी क्रिएट किए गए हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। RTI एक्टिविस्ट एलिजेस असॉल्ट एट कैग ऑफिस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक तो RTI और एक कैग, दोनों ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैग का तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 148 के अंदर, आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के अंदर कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में स्टैब्लिश किया गया है कैग को। 6 साल या 65 साल इसका जो टेन्योर रहता है वो 65 रहता है। इसको कैग के पास जो पावर्स है बेसिकली दे आर जस्ट, मतलब कैग को जो सैलरी और ये सब मिलता है वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जैसा मिलता है। ज़्यादातर ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से सिमिलैरिटी रखता है, कैग ज़्यादातर सिमिलैरिटी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रखता है। ओथ भी लेता है और कैग ओथ भी लेता है, याद रखेगा। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेड्यूल 3 वाला क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है आपसे, है ना। शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 दोनों में ही कैग आता है, ये क्वेश्चन याद रखेगा। RTI की अगर हम बात करें तो RTI में मैं आपको एक बार थोड़ा सा अपील और उसका टाइमलाइन बताना चाहता था। जैसे देखो, जब पहले आप RTI एप्लीकेशन करते हो तो आपको 30 दिन में इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, 30 दिनों तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या अगर लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है तो केवल 48 आवर्स के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली ये तो पहला जब आप अपील करते हो, आप सपोज करो आपको 30 दिन में रिस्पांस मिल गया या नहीं मिला, या मिला और आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपके पास अपील करने के लिए फिर से 30 दिन का समय रहेगा। 30 दिन के अंदर आप अपील करेंगे, फिर आप जब अपील कर लेंगे तो फिर से उस अथॉरिटी को, जैसे हायर अथॉरिटी पे आप अपील करेंगे, उसको 30 दिन का समय दिया जाएगा, या एट मैक्सिमम 45 डेज़ का। बट 45 डेज़ का अगर वो समय ले रहा है तो उसको रिटर्न में रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों 45 डेज़ लग गए। इसके बाद अगर आप फिर भी खुश नहीं है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से भी खुश नहीं है, तो फिर आप सीधे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसके पास आप दे सकते हैं RTI की एप्लीकेशन। और ये RTI का एप्लीकेशन जो है विद इन 90 डेज़ रहता है। तो द टाइम पीरियड फॉर दिस इज़ विद इन 90 डेज़। एंड यहाँ पे रिस्पांस कितने दिन में दिया जाएगा इसका कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द टाइम लाइन्स, क्योंकि ये क्वेश्चन UPSC आजकल टाइम लाइन्स पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। RTI का हो गया, ये सब पूछ सकता है, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि IUCN रेड लिस्ट में एंटर कर गए हैं। तो इन तीनों के नाम क्या क्या है, तो एक है मीजोट्रोपिस पेलिटा, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा गया है, मीजोट्रोपिस पेलिटा, इट हैज़ बीन असेस्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दूसरा है फ्रिटिलोरिया सिरहोसा, याद रखिएगा, फ्रिटिलोरिया सिरहोसा, इट इज़ वल्नरेबल। एंड तीसरा है डैक्टिलोराइजा हटागिरिया, याद रखिएगा, डैक्टिलोराइजा हटागिरिया, इट इज़ इंडेंजर्ड नाउ। तो ये 3 स्पीशीज़ हैं, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक वल्नरेबल है और तीसरा है इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है मीजोट्रोपिस पेलिटा, सेकेंड है फ्रिटिलोरिया सिरहोसा, वल्नरेबल है, एंड डैक्टिलोराइजा हटागिरिया ये आपका इंडेंजर्ड है, ठीक है ना। मीजोट्रोपस पेलिटा जो है इसको पटवा भी कहा जाता है, कॉमनली नोन एज पटवा। इट्स अ पेरिनियल श्रब, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन टू द उत्तराखंड रीजन, एंडेमिक है उत्तराखंड रीजन के लिए। एंडेमिक का मतलब होता है कि किसी एक ही रीजन में पाया जाना, बाकी दूसरी जगह नहीं पाई जाती। इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा गया है क्योंकि इसका जो एरिया है बहुत ही लिमिटेड ऑक्यूपेंसी है, 10 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम एरिया में ये आता है, ग्रो करता है। एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल, इससे एक एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द लीव्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है। एंड दे एक्ट एज अ नेचुरल सब्स्टिट्यूट फॉर सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स इन द फार्मा इंडस्ट्रीज। दूसरा है फ्रिटिलेरिया सिरहोसा जो है, इसको हिमालयन फ्रिटिलरी भी कहा जाता है। इट्स अ पेरिनियल बल्बस हर्ब है एंड इट इज़ रीजनेबल टू कंक्लूड डिक्लाइन ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ इस पॉपुलेशन ओवर द असेसमेंट पीरियड। मतलब लगभग 30% की इसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी असेसमेंट पीरियड में डिक्लाइन कर चुकी है एंड रेट ऑफ डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा है इसका, इसलिए इसको वल्नरेबल रखा गया है। एंड इसका यूज़ चाइना में किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स एंड निमोनिया। ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स और निमोनिया में इसका ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। एंड तीसरा जो स्पीशीज़ है वो है डैक्टिलोराइजा हटागिरिया। इसका हिंदी, इसको जो हम लोकल भाषा में बोलते हैं इसको सलम
पंजा, सालम पंजा या सलम पंजा, जो भी आप बोलते हो, सालम पंजा या सलम पंजा ये कहा जाता है। इट इज थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट लॉस, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे इसके रीजंस हैं। और इसका आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। डिसेंट्री, गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक फीवर, स्टमक एचेस, इनको ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है ना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गेट्स अ न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एक नया ट्राइसोनिक विंड टनल बनेगा। तो विंड टनल क्या होता है पहले तो वो देख लें। विंड टनल बेसिकली एक डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एयर फ्लोज ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट। मतलब एयर फ्लो का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, उसको स्टडी करता है। बेसिकली कहाँ स्टडी कर रहा होगा, किस चीज़ को स्टडी कर रहा था। जैसे रॉकेट्स होते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, एविएशन हो गया, इन सब के ऊपर इनका सबके जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर एयर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको स्टडी करने के लिए विंड टनल बनाई जाती है, ठीक है ना। अब ये ट्राइसोनिक विंड टनल है। ट्राइसोनिक मतलब कि 3 स्पीड्स में, है ना, 3 अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं ना सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, है ना। तो सबसोनिक मतलब 1 मैक से जिसकी कम स्पीड हो, ट्रांसोनिक मतलब 1 मैक के बराबर स्पीड हो, सुपरसोनिक मतलब 1 से 5 मैक तक की अगर स्पीड है, और हाइपरसोनिक यानी 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, विंड टनल्स में ये अलग अलग स्पीड्स पर टेस्ट किया जाएगा। ये ट्राइसोनिक इसलिए क्योंकि 3 अलग अलग स्पीड्स में टेस्ट कर सकता है। और एक ब्लो डाउन टेस्ट होता है। द मेन नेम ऑफ द टेस्ट इज ब्लो डाउन टेस्ट। आप लोग लिख लीजिए, कई बार पूछते हैं ना कि ये टर्म एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, तो ये याद रखिएगा ब्लो डाउन टेस्ट जैसे है। ब्लो डाउन टेस्ट में क्या करते हैं, स्टोर्ड गैसेज आर रिलीज्ड एंड ब्लोन थ्रू द टनल्स टेस्ट सेक्शन, ठीक है ना, एंड सिमुलेटिंग द फ्लाइट कंडीशन। फ्लाइट कंडीशंस को सिमुलेट किया जाता है एंड गैसेज, स्टोर्ड गैसेज जो रहती हैं दे आर रिलीज्ड एंड ब्लोन थ्रू द टनल्स टेस्ट सेक्शन। टनल का जो टेस्ट सेक्शन है वहाँ से वो स्पीड्स उसको गैस को ब्लो करवाते हैं, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट फैक्ट एज वेल। तीसरी जो न्यूज़ है वो भी साइंस से रिलेटेड है। हॉट टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन कंडक्टेड सक्सेसफुली। स्क्रैमजेट इंजन का हॉट टेस्ट कंडक्ट किया गया। तो एक तो लिख लीजिएगा हॉट टेस्ट किस में होता है, जैसे स्क्रैमजेट इंजन में हॉट टेस्ट होता है, तो पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी में। अब स्क्रैमजेट होता क्या है, स्क्रैमजेट एक एडवांस्ड वर्जन है रैमजेट इंजन का। पहले रैमजेट इंजन यूज़ होते थे, अब स्क्रैमजेट होने लगे हैं। स्क्रैमजेट बेसिकली सबसे अच्छी बात है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड्स में ऑपरेट कर सकते हैं। पहली चीज़ हाइपरसोनिक स्पीड्स में ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इनके अंदर एक स्पेशल फैसिलिटी है, यही इनको अलग बनाती है। स्क्रैमजेट इंजन को अलग बनाने वाली जो फैसिलिटी वो क्या है कि स्क्रैमजेट इंजन जो रहता है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का यूज़ करके उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर लेता है ना। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है। तो इसमें होता क्या कि आपको अलग से ऑक्सीजन स्टोर करके प्रोपेलर्स के रूप में भर के नहीं ले जानी पड़ती। ऊपर जाने के बाद भी ये अगर चाहे तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का यूज़ कर सकता है ना, तो ट्रिगर द कंबशन एंड ऑल। तो कंबशन करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेता है ना। तो दैट इज़ द थिंग। तो अगर आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑक्सीजन नहीं कैरी करेंगे तो दूसरा पेलोड आप ले जा सकते हैं, और दूसरा इसका वजन भी कम रहेगा, स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है और आपका वजन जो है ये इसको रिड्यूस करता है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड ये ब्रीथ कर सकता है ऑक्सीजन फ्रॉम द, एक्चुअली इसके टर्म यही होता है, ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ये ब्रीथ कर सकता है ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, आपको ये अलग बनाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। जो पहला एडिटोरियल है जिसको हमने हाईलाइट किया है ये एक्सपैंड द फूड सेफ्टी नेट विदाउट एनी मोर डिले। सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अगर आपको पता हो 2013 का एक्ट है, जिसके अंतर्गत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू लोगों को खाना दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें गवर्नमेंट ने जो वो बताया है कि कितना दिया जाएगा, कितने लोगों को कवर किया जाएगा। तो कवर करने के लिए इसमें कहा गया था कि 75% जो है इसमें रूरल पॉपुलेशन रहेगी एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है ना। What will be cover? It will be covering the 75% एलिजिबल हाउस होल्ड्स रहेंगे, जिसमें से लगभग 75% रूरल एरिया का और 50% ऑफ द अर्बन ये जो है ये कवर करे जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है 50% इन अर्बन एंड 75% इन रूरल एरियाज़। अब देखो इसके लिए जो मैकेनिज़्म बनाया गया है इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, वो ये कहता है कि ये सेंसस के थ्रू होगा, सेंसस की पॉपुलेशन के थ्रू एस्टिमेट किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए बोला है, तो सेंसस के बेसिस पे रहेगा। तो सेंसस जैसे जितनी पॉपुलेशन है उसमें बॉटम जो 50% है और बॉटम जो 75% है उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा, उनको कवर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि भाई एक बात बताओ
आप लोग क्या दिक्कत दे रहे हो कि 2011 के बाद से अभी तक सेंसस हुआ नहीं है, 2021 का सेंसस होना चाहिए था, बट वो अभी भी डिले चल रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल। तो ऑथर ने कहा कि ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीज होता है उसको आपको कंसीडर करना चाहिए। तो सिंपल सा यही पॉइंट पूरे आर्टिकल में लिया गया है ना। तो आप लोग अपने नोट्स में इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो पॉपुलेशन में हो रहा है उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है, Supreme Court has already said that going further, the government could consider projection of population increase to resolve the issue। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि आप भैया प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज का यूज कर सकते हो, बट गवर्नमेंट क्या करती है, बात घुमाने लगती है और कुछ दूसरी बात बोलने लगती है। तो यही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बोला है। एंड शी इज़ फ्रॉम IIT दिल्ली। रितिका खेड़ा जी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। इनका यही कहना है कि गोइंग फर्दर गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज को। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, वाई इज इट डिलेइंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। एंड आप अभी भी नहीं पता लोगों को कि सेंसस का डेटा कब आएगा और कितना कब कैसे होगा, और कल को कोई और इमरजेंसी होती तो हम क्या करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे फाइनली ऑथर ने बताई कि बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको कवर करने हैं, लोगों को पीछे नहीं छोड़ना है, एंड दैट इज़ द थिंग विच कैन बी डन। सेकेंड आर्टिकल में जो बोला गया है वो G20 को एक अल्टरनेटिव के रूप में बोला गया है ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। केवल इतनी बात की गई कि G20 जो है वो एक अल्टरनेटिव के रूप में बन सकता है UN सिक्योरिटी काउंसिल का। क्यों इन्होंने ऐसा कहा है? उन्होंने ये कहा कि भैया UNSC में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको नया मेंबर जोड़ना है तो आप जोड़ नहीं सकते। इंडिया, जर्मनी, जापान इतने दिनों से मेंबरशिप के लिए लड़ रहे हैं, G4 का फॉर्मेशन भी हुआ है UNSC के रिफॉर्म्स के लिए, बट ऑल वेन, कोई इसका नतीजा नहीं निकला। वहीं पे G20 जो है एक अच्छी बॉडी के रूप में आ सकती है जहाँ पे एटलीस्ट वीटो नहीं किया जा सकता किसी चीज़ को, है ना। UNSC में तो किसी भी चीज़ को वीटो किया जा सकता है। रशिया ने ही अटैक किया, रशिया ने ही वीटो कर दिया अपने ऊपर कोई होने वाले कोई किसी भी प्रकार के रेजोल्यूशन को। तो आप समझ सकते हैं कि वाई दिस UNSC इज़ नॉट एज गुड एज अ बॉडी जैसा कि लोगों को लगता है। तो वही ऑथर ने चीज़ बताई कि ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो G20 को मेंबरशिप देने से होगा। एक तो प्रेसिडेंसीज की रोटेट होती रहती है, हर कंट्री को बराबर मौका मिलता है, कोई ये नहीं कह सकता कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है ना, सबको बराबर मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे वीटो करने की जो पावर है वो नहीं रहती, कंसल्टेशन कंसेंसस से वो डिसीजन लिए जा सकते हैं, कोई वीटो आउट नहीं कर सकता है। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ जैसे जो कंट्रीज़ हैं लगभग वो इंडिया वर्ल्ड की इकोनॉमी और वर्ल्ड की पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूँ UNSC को, तो वो नहीं रिप्रेजेंट करता इतनी ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन और उनकी वर्ल्ड की GDP को, इकोनॉमी को, कि इंडिया ही मेंबर नहीं है। अब सोचो इंडिया नहीं है तो मतलब इंडिया नहीं है, जर्मनी नहीं है, जापान नहीं है, तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो छूटी हुई हैं। ठीक है, तो ऑथर ने वही कहा है कि G20 को एक अल्टरनेटिव के रूप में डेवलप करना चाहिए ऑफ द UNSC। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स एज वेल। आगे मूव करते हैं। रेज एज बार फॉर मैरिज ऑफ अ मुस्लिम वुमेन। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ये कहना है कि जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है फॉर मुस्लिम वुमेन उसको बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली हुआ ये था कि एक केस था जिसमें मोहम्मदन लॉ को उन्होंने बेसिस बना के ये कहा था कि 15 साल की जो लड़की है उसकी भी शादी की जा सकती है। द मैरिजेबल एज फॉर मुस्लिम वुमेन इज़ कंसिडर टू बी 15 ईयर्स ऑफ एज, है ना। 15 साल की एज है मैरिजेबल एज मुस्लिम वुमेन की। और इसका रीज़न ये है कि मोहम्मदन लॉ ऐसी इसकी परमिशन देता है, और ये ऑब्वियसली पता है मैरिज जो है वो उनके पर्सनल लॉ से चलती है। एंड लीगल एज वैसे मैरिज की आप सबको पता है कि 18 ईयर्स होना चाहिए फॉर वुमेन एंड 21 ईयर्स फॉर मेन है। अब ये कमीशन बनाई गई जो ये देख रही कि क्या लीगल एज मैरिज ऑफ वुमेन की 18 से बढ़ा करके किस कर देनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, तो इसके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। बट यहाँ पे NCW का कहना है कि भैया जब पॉक्सो में 18 साल की एज के नीचे की एज के बच्चों को चाइल्ड बोला जाता है, तो फिर मुस्लिम वुमेन ने 15 ईयर्स की एज क्यों है मैरिज की? दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग $51.5 बिलियन पे आ गया है ना। थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि पहले जंप कर गया था ये 73-74 बिलियन डॉलर तक, है ना। 2020-21 में $44 बिलियन था, लेकिन 21-22 में जंप करके 73.3 बिलियन तक पहुँच गया था। अब फिर से 51.5 बिलियन डॉलर पे आ गया है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ILO डिक्लेरेशन अर्जेस कंट्रीज टू इंश्योर लेबर प्रोटेक्शन। ILO का अभी रिसेंटली एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है, इसको सिंगापुर डिक्लेरेशन बोलते हैं, लिख लीजिएगा। सिंगापुर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है और इसमें एग्री किया गया कि सोशल डायलॉग इज एसेंशियल टू एड्रेस द लेबर मार्केट चैलेंजेस। It was agreed that
इट वॉज एसेंशियल टू एड्रेस द लेबर मार्केट चैलेंजेस एंड उनके सोल्यूशंस पता करने के लिए अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियस बात है सोशल डायलॉग करने पड़ेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट से अर्ज किया गया इस सिंगापुर डिक्लेरेशन में टू इंश्योर लेबर प्रोटेक्शन फॉर ऑल throughout by using the promotion of freedom of association, effective recognition of right to collective bargaining, है ना, ये सारी चीज़ें। राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, एसोसिएशन की पावर दे दो, वर्कर्स को लेबर कंडीशन से हटाओ, उनकी वर्किंग कंडीशन को सेफ बनाओ, है ना, और इनफॉर्मल इकॉनमी से मतलब जो है उनको प्रोटेक्ट करो, इनफॉर्मल इकॉनमी उनको फॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करो, उनको डिसेंट वर्क दो, सोशल उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, ऑल दिस थिंग है। जेंडर गैप को क्लोज करो, मतलब जो पे में गैप है ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ के बाद तो कोई नहीं है। ओके, सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।